Hello and welcome to the channel once again. So today is officially lecture number 5 और केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर हम सबसे पहले कर रहे हैं। रीज़न ये है कि सर इस चैप्टर को हम पहले कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके जो भी अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे, उसको रिवीजन कर पाएंगे। राइट, सो ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है, इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट को थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा सीख सकते हैं। सो कोशिश यही है कि मैक्सिमम थ्योरी आपके साथ कवर की जाए इन 5 लेक्चर के अंदर। अगला लेक्चर आएगा फिजिक्स का, माय फेवरेट फिजिक्स का। शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स और उसके अंदर होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। सो आज का अपना शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ पावर प्लस सीरीज। टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। राइट, देखो मैं आपके सामने सिंपल एक थ्योरी और एग्जाम्पल अभी के लिए डिस्कस कर रहा हूं, बट इन फ्यूचर आई नो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे नहीं मतलब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बचे हुए हैं इस चैप्टर के अंदर जिनको हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा समझ सकते हैं। राइट, मैक्सिमम जो चीज़ थ्योरी से आप लोग समझ सकते थे वो मैंने कोशिश करी है। इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के, जो क्रक्स इस चैप्टर का था, वो आपके सामने प्रेजेंट किया है इन 5 लेक्चर में। बट इन फ्यूचर आगे मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो इस चैप्टर के भी क्वेश्चंस मैं उन लेक्चर्स के अंदर आपके साथ लेकर के आऊंगा, उन्हें सॉल्व करूंगा और उनसे आपको अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। राइट, सो रिएक्शन मैकेनिज्म आज हम चर्चा कर रहे हैं, बट आने वाले चैप्टर्स में हम सवालों से भी जरूर सीखेंगे। सो देखो मैं इसको कैटेगराइज कर रहा हूं चैप्टर वाइज, बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्रोच कर रहे हैं सो आपके लिए तो फिर लेक्चर वन है और फिर फाइनल लेक्चर जो भी होगा इस सीरीज का वो आपके लिए फाइनल लेक्चर है। समझ रहे हैं, चैप्टर की शुरुआत हुई है, चैप्टर का एंड नहीं होगा। राइट, ये चैप्टर आगे जो भी मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा उनके साथ मर्ज ये चलता रहेगा, ठीक है। पूरी एक जर्नी चलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि केमिकल काइनेटिक्स के 5 लेक्चर पढ़ाए उसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स के कोई जिक्र ही नहीं किया। नहीं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड और सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी और पूरा पेपर आपका इस सीरीज से ही आएगा, ठीक है। इट इज प्रूवन, ये पिछले पेपर्स में प्रूव हो चुका है कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती। सो बी विद अस फ्रॉम लेक्चर 1 टू द लेक्चर, जो भी फाइनल लेक्चर रहेगा इस सीरीज का। आपको सिर्फ सीरीज को फॉलो करना है। चैप्टर वाइज हम आपके लिए थोड़ा थोड़ा कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आगे मैं अगर आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें इस केमिकल काइनेटिक्स या जो भी प्रीवियस चैप्टर्स होंगे उनके सवाल भी आपसे के साथ डिस्कस होते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे, जिनको आपको पेन और पेपर लेके सॉल्व करना है, जिनको आपको अपनी नोट्स कॉपी में लिखना है। राइट, सो शुरू करते हैं आज का अपना रिएक्शन मैकेनिज्म विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। देखो, द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एट द मॉलिक्यूलर लेवल बाय अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स और एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो, हमें यह पता है कि सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, बट हम ये भी पता कर चुके हैं कि सर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, ठीक है। जिसमें डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उन रिएक्शंस को कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। और बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस, मल्टीपल एलिमेंट्री रिएक्शंस किसका फॉर्मेशन करती हैं? एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो सवाल आपके दिमाग में कि सर व्हाट आर एलिमेंट्री रिएक्शंस? एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच अ रिएक्टेंट डायरेक्टली चेंजेस इनटू अ प्रोडक्ट। जैसे NO मिलकर के क्या बन गया? N2O2। तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, समझे। इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन कि सर जिसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट से क्या बन चुका है? प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। दीज आर एलिमेंट्री रिएक्शंस, बट द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स
और एलिमेंट्री रिएक्शंस। जो एलिमेंट्री रिएक्शंस का जो सीक्वेंस होता है दैट लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज द रिएक्शन मैकेनिज्म। सो एलिमेंट्री रिएक्शंस का जो सीक्वेंस है वो पूरा का पूरा हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। सो एक रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, आप प्लीज गौर कीजिए कि 2NO से बना 2NO गैस से ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ और हमारे पास 2NO2 बना। ठीक है। सो जब ये रिएक्शन हो रही थी सर, उस समय पे हमने N2O2 को डिटेक्ट किया, बट सरप्राइजिंगली इस पूरी रिएक्शन में N2O2 तो कहीं है नहीं, समझे, ना रिएक्टेंट साइड पे ना प्रोडक्ट साइड पे। बट जब ये रिएक्शन हो रही थी तब N2O2 हमने डिटेक्ट किया। सो वो N2O2 कहां से आया, वो N2O2 कहां चला गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल रहा। सो उसी सवालों का जवाब हमने ढूंढा कि सर एलिमेंट्री स्टेप्स में आपका इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, बट ओवरऑल रिएक्शन में इंटरमीडिएट हमें नजर नहीं आएगा। सो इसका मतलब ये है कि पूरा एक मैकेनिज्म चलेगा जिस मैकेनिज्म के अंदर कुछ फॉर्मेशन होगा, कुछ एडिशन होगा, बट एट द एंड जो हमें रिएक्शन मिलेगी उस रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि वो भी कंपोनेंट हो जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट रहा हो। मतलब वो आएगा, रिएक्शन कराएगा और चला जाएगा। ठीक है। So that's the final product. So this is the reaction mechanism. अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा था इंटरमीडिएट, अब जो N2O2 आया, बच्चे N2O2 को क्या नाम दोगे आप? सर N2O2 को इसलिए हम नाम देंगे, N2O2 को नाम देंगे एक इंटरमीडिएट। N2O2 ने किसकी तरह काम किया? इंटरमीडिएट की तरह। अब सर इंटरमीडिएट के बारे में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताइए। यस, इंटरमीडिएट्स आर स्पीसीज that appears in the reaction. इंटरमीडिएट्स रिएक्शन में तो अपीयर होगा, बट जो ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन होगी उसमें इंटरमीडिएट नजर नहीं आएगा। ठीक है। एन इंटरमीडिएट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अर्ली एलिमेंट्री स्टेप्स एंड कंज्यूम्ड इन लेटर एलिमेंट्री स्टेप्स। सो इंटरमीडिएट आया भी एलिमेंट्री स्टेप में था के थ्रू था और उसका कंज्यूम भी हो गया एक एलिमेंट्री रिएक्शन को परफॉर्म करते हुए। ठीक है। वो आया और उसने अपना काम किया और वो चला गया। ठीक है। सो N2O2 यहां पर एज अ रिएक्टेंट इंटरमीडिएट की तरह काम किया N2O2 ने। समझ में आई बात यहां तक आप सभी को? राइट। चलिए अब इस चैप्टर में थोड़ी सी चर्चा हमें मॉलिक्यूलरिटी पे भी कर लेनी चाहिए। ठीक है। The molecularity of a reaction is the number of molecules reacting in an elementary step. समझे? इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। कोई मेरे पास में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। बेटा एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनका रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होता, बल्कि वो खुद रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट होती हैं। मेरे पास A और B से मिलकर के बना C और D। समझे? ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। इस एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स का ने पार्ट किया, और वो हम रिएक्टेंट साइड को देख करके बताते हैं। एक मॉलिक्यूल है हमारे पास A का और एक मॉलिक्यूल हमारे पास है B का। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2। वही यहां पर चीजें लिखी हुई हैं कि सर एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसके एलिमेंट्री स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल ने पार्ट किया हो, मतलब डायरेक्ट A से B बना हो, और बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन जैसे ये रिएक्शन कैसी है? बाइमॉलिक्यूलर है, जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हैं। राइट। इस एलिमेंट्री में रिएक्शन के अंदर इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे हमारी क्या होती है? टेर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। एकदम से क्लियर हुआ सभी को? ये इसको लिख लीजिए बच्चे। देखो हम मैक्सिमम चीजें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीखेंगे। आज ऑफिशियली 5 लेक्चर का ये टैग लगेगा। ठीक है। उसके बाद जो भी लेक्चर आएंगे ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं पिछले लेक्चर्स या पिछले चैप्टर्स का भी मैं उसमें ऐड ऑन करता रहूंगा, ताकि एट द एंड चीजें हमें एब्जॉर्ब रहे, हमें अलग से रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े।
प्रॉब्लम तो यही होती है ना कि सर हम आगे का तो हमें समझ में आ रहा होता है बट पीछे का हम लोग भूल जाते हैं। सो मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। आप जो भी नया चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी नया टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपको पुराने लेक्चर 1 के भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज कराता रहूंगा। ठीक है, तो ट्रस्ट रखिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए सवाल कीजिए, बड़ा ही दमदार सवाल है और आप जरूर कर पाएंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सो रिएक्शन हमारे पास में है 2 अमोनिया से बन रहा है N2 और 3H2 और रेट ऑफ, अब तो आपको पहचानना आ गया ना भाई, ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। ठीक है, जो कितना दे रखा है K1, उसका इक्विवेलेंट उसको क्या रखना है हमें? K1 रखना है। ये क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2, प्रोडक्ट साइड है तो रेट ऑफ अपीयरेंस होगा। ठीक है, वो कितना रखना है हमें? K2। H2 क्या है भाई? ये क्या है? ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसको कितना रखना है? K3। तो वही आप एक्सप्रेशन लिखिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया कितना है? K1 है, अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, इक्वल करिए। नाइट्रोजन के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस कितना है? K2, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है सर। हाइड्रोजन के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन 3 K3 और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3। सो अब आप यहां से इक्वेशन बनाइए, इसको आपको सिंप्लीफाई करके रेशो के फॉर्म में आपको इसको करना है। ठीक है, सो इसको आप सबको ना 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी, इसको मतलब फिर वो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 K1 इज इक्वल्स टू 3K2 इज इक्वल्स टू K3। सो ये ऑप्शन कहां मैच कर रहा है आपको? 1.5 K1 इज इक्वल्स टू 3K2 और K3। आया समझ में? सो वो रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है, बड़े वाला फॉर्मूला, जिसके अंदर उसका रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और उसको सबको हम रिएक्शन में जितने भी मेंबर हैं सबको हम इक्वेट करते रहते हैं। सो दैट इज द आंसर। आया समझ में? आसान है। देखो देखने में कितना मुश्किल लग रहा है बट जिन बच्चों को थोड़ा भी आइडिया होगा ना तो वो कर ले जाएंगे इसको। इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखिए इसको अपनी नोट्स कॉपी में और सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर आपको बतानी है। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो है मोल पर लीटर पर सेकंड। यस, इंपॉर्टेंट, मतलब इस सवाल से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है कि सर मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। दूसरा देख लेते हैं, द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हाँ, जो रेट है वो ऐसे लिखते हैं ना, रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रेट इज इक्वल्स टू a की पावर 0, तो वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। सो ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो हाफ लाइफ होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो हाफ लाइफ होती है विच इज टी हाफ, जो टी हाफ है वो कितना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? A0 अपॉन 2K। So yes, the half life depends on the concentration of the reactant। हाँ, वो रिएक्टेंट पे आप देखोगे तो डिपेंड करता है। समझ में आया? तो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन गलत है। ठीक है। इंडिपेंडेंट, रेट कब से इंडिपेंडेंट होने लगा? भाई रेट तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, समझे? इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखिए इसको अपनी नोटबुक में। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं कुछ फैक्टर्स पर जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। सो उसमें है टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, सरफेस एरिया और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट।
सबसे पहले टेम्परेचर की अगर हम बात करें सो टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, राइट। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कॉलिजन्स के साथ साथ इंक्रीज होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ ग्रेटर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। और उसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी तक वो मॉलिक्यूल्स पहुंच पाते हैं। और आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो उससे क्या होगा, ज्यादा पार्टिकल्स रिएक्ट करेंगे और एट द एंड इंक्रीज हो जाएगा रिएक्शन का रेट, समझे। तो ये पूरा मैकेनिज्म चलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी जिस पार्टिकल के पास कम है उसको वो मिनिमम जो अमाउंट रिक्वायरमेंट है एक्टिवेशन एनर्जी का वो मिल जाएगा, तो ज्यादा पार्टिकल्स रिएक्ट कर पाएंगे। और जहां ज्यादा पार्टिकल्स रिएक्ट करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन की रफ्तार है वो भी बढ़ जाएगी, समझे। फैक्टर नंबर 2, कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर, जिसके अंदर आपका अगर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा या फिर ज्यादा प्रेशर होगा, एक ही बात है। इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन और प्रेशर को हम लोग एक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, उनकी उसमें डिफरेंस नहीं है। हाई कंसंट्रेशन होगा तो ज्यादा पार्टिकल्स होंगे पर वॉल्यूम के अंदर, मतलब कम जगह के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, उनकी कॉलिजन करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और एट द एंड रिएक्शन का जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। क्लियर। फैक्टर नंबर 3, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा या फिर पार्टिकल का साइज बढ़ेगा तो एक्सपोजर उसको ज्यादा मिलेगा अदर रिएक्टेंट का, ठीक है। उससे क्या होगा, उसकी कॉलिजन्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और एट द एंड रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। लिखिए इन सभी को, राइट। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको देखते देखते भी क्लिक कर पा रहे हैं देन वेल एंड गुड। बट सवाल, एक एक सवाल जो इस सीरीज में है वो आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है, और आया है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस की वजह से, कैटलिस्ट तो भाई क्या करता है कैटलिस्ट, स्पीड अप कर देता है, रेट को रफ्तार बढ़ा देता है रिएक्शन की, ठीक है। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है और जिस वजह से रिएक्शंस ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। बाकी आप खुद सोच सकते हैं, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, क्या आपको लगता है ऐसा ठीक है, राइट। कमेंट में बताना। ऑल ओके, समझ में आया ना, कमेंट तो आपको जरूर करना है। सो ये इस चैप्टर का ऑफिशियल एंड है बट अल्टीमेट एंड नहीं है। हम इस चैप्टर के क्वेश्चन, इस चैप्टर के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा समझ सकते हैं, मतलब इस चैप्टर का कंटिन्यूअसली रिवीजन चलता रहेगा। अपकमिंग लेक्चर्स में भी इस चैप्टर को जगह मिलेगी, ठीक है। तो ये मत समझना कि यार इतना हो गया दैट सफिशिएंट, नहीं, अभी तो शुरुआत है। अपकमिंग जो भी लेक्चर्स होंगे, मैं शुरू कर रहा हूं काइनेमेटिक्स, जो कि आपका फिजिक्स का अपकमिंग चैप्टर रहेगा। उसके अंदर भी प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोग पढ़ेंगे। सो उस दौरान, ठीक है, या फिर नेक्स्ट जब भी हम रखेंगे कुछ भी, कोई भी लेक्चर आएगा आगे, तो ये है कि जो कॉन्सेप्ट में डे 1 से पढ़ा रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपका फ्रीक्वेंटली मैं उसको रिवीजन पैकेज में डालता रहूंगा, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अरे करनी क्या है, करनी ही करनी है, कंपलसरी है, सवाल तो प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स के जो सवाल आप कर सकते हैं वो मैं आपको इस प्रीमियम ग्रुप में जो बच्चे हमारे साथ ऐड हुए हैं या जो ऐड होने का सोच रहे हैं उनके लिए भेज दूंगा, ठीक है। सो प्लीज 49 रुपीज इज द एंट्री फीस। ज्वाइन करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर 63973066 पर भेज दीजिए, आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसमें डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। अब जैसे ये सीरीज, ये चैप्टर कंप्लीट हुए हैं तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पर टच नहीं किए अभी, ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर करे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट थे
एक्चुअली। सो उनके सवाल, प्रैक्टिस मटेरियल आपको इस ग्रुप के अंदर मिलेगा। साथ ही कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको मिलेगी 24/7। आपको हमने सवाल भेजे, आपसे कुछ सवाल हुए, कुछ सवाल नहीं हुए, तो जो सवाल नहीं हुए आप डायरेक्टली हमें वहां पर अपना फोटो खींच के भेज सकते हो। हम आपका डाउट पिक करेंगे और आपको इंस्टेंट उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और आपको समझाएंगे भी, ठीक है। और जूम पर हर हफ्ते गाइडेंस सेशन, स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की जाएगी, किन चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ना है। एक्चुअली हम लोग एक जो भी प्लान कर रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, राइट। सो अभी हमने केमिकल काइनेटिक्स किया, प्लांट किंगडम आपका चल रहा है, उसके बाद मैं काइनेमेटिक्स फिजिक्स कराऊंगा। तो ये आपको डे 1 से चीजें फॉलो करनी है डे लास्ट तक, ठीक है। एक पूरा पैकेज है, ठीक है। हमने सारी चीजें कवर करी हैं, बस थोड़ा सा बच्चों को एक कैटेगराइजेशन मिल जाए कि यार अभी केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है तो उसका प्राइम फोकस उस चैप्टर पे हो। बट जब आगे मैं काइनेमेटिक्स कराऊंगा, फिजिक्स कराऊंगा, तो मैं वहां पर केमिस्ट्री के सवाल भी उनमें ऐड करूंगा। वहां पर केमिस्ट्री के सवाल भी वहां पर होंगे। तो आप वहां पे ये मत बोलना कि सर आप तो फिजिक्स करा रहे हो तो केमिस्ट्री क्यों? नहीं बेटा, वही कराऊंगा जिसकी जहां पर रिक्वायरमेंट है। आप भरोसा रखिए, बस आप कुछ मत सोचिए। आप डे 1 से बस लेक्चर देखिए, रोज लेक्चर देखिए, रोज नोट्स बनाइए। और इस प्रीमियम ग्रुप में प्लीज, अफोर्डेबल है, हर कोई बच्चा ज्वाइन कर सकता है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, उन प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व कीजिए, हमारे से डाउट्स पूछिए, ठीक है। हमारे लाइव जो डाउट सेशंस हैं, गाइडेंस सेशंस हैं, उनका पार्ट बनिए बेटा। आपकी जर्नी बहुत स्मूथ होने वाली है और हम प्रॉमिस करते हैं आके आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएंगे, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, काइनेमेटिक्स। बस चैप्टर का नाम बदला है और बाकी इस चैप्टर की चीजें भी मैं आपको वहां पर कुछ कुछ कराता रहूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय। और इस ग्रुप को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। नो इफ नो बट, आई वॉन्ट एवरीवन टू ज्वाइन दिस ग्रुप, राइट। सो सी यू।